आप देखिए, पहला एग्जाम्पल भ्रष्टाचार दूर करने का टेक्नोलॉजी से था रेलवे टिकट। आप भी पैदा नहीं होंगे, पहले रेलवे टिकट रिजर्वेशन में इतना भ्रष्टाचार था। रेलवे के एक इंटरवेंशन से वो भ्रष्टाचार सब्सटैंशियली कम हो गया। अब आप इंटरनेट पे कर सकते हैं, तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। पहले ये ओपेक था, पर्सनल था। तो मेरा अभी भी मानना है, रिटायरमेंट के बाद भी मैं थोड़ा इस पे चिंतन करता हूं कि अधिकतर भ्रष्टाचार वहां होता है जहां एक कॉमन मैन को सरकारी अधिकारी के पास जाना हो। अब वो फिजिकल इंटरफेस खत्म कर दीजिए। आप फिजिकल इंटरफेस कम करेंगे तो सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हरियाणा में एक प्रयास हो रहा है, एक संस्था है, एक एनजीओ है जो कि बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। उसने आइडेंटिफाई किया कि कॉमन मैन गवर्नमेंट के पास लगभग 500 प्रकरणों में जाता है, अलग अलग एग्जॉस्टिव लिस्ट। उन्होंने उसमें 300 से अधिक को डिजिटाइज कर दिया, जिसके लिए उसको सरकारी किसी ऑफिस में नहीं जाना, अधिकारी के पास नहीं जाना। वो किसी प्राइवेट कियोस्क पे जाकर अप्लाई कर सकता है और ट्रैक कर सकता है कि वो एप्लीकेशन कहां पर है। आप देखिए, भ्रष्टाचार अपने आप कब होता है। प्रॉब्लम कहां आती है कि पहली बात तो मुझे पता नहीं एप्लीकेशन कहां देनी है, मुझे पता नहीं किस अधिकारी के पास जाना है, मुझे पता नहीं एप्लीकेशन दे दूंगा उसके बाद क्या होगी एप्लीकेशन। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। मैं इस बात का दावा तो नहीं करता कि एलिमिनेट हो जाएगा, बट सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है वहां ये हुआ। अब मैं अपने ऑफिस में, एजुकेशन में, स्कूल में मैंने फाइलें कमी की थी, खत्म कर दी थी, और मोदी जी इसकी तारीफ करते थे। मैं तो उनसे ही कहता था, पीएमओ में क्यों नहीं करते आप, डिजिटाइज कर दिए सब फाइलें, तो पता लग जाएगा कौन किस फाइल पे कितनी देर बैठा है। अब मैंने आर्टिकल भी लिखे, मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों नहीं करते पीएमओ। अगर पीएमओ डिजिटल कर दे फाइल को, आप देखिए इसका प्रभाव। हर विभाग को डिजिटल करना पड़ेगा। पीएमओ कह देगा हम डिजिटल फाइल ही लेंगे, और उससे देखिए लाभ कितना बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर कहीं भी बैठे हों, अपने आईपैड पे एक बटन दबा के दे सकते हैं, ये फाइल किस व्यक्ति के पास कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड रखी है। इतना लोग मुझसे पूछते थे कि आपने कभी किसी के एक्शन लिया कॉल में? मैंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ी। उस व्यक्ति को पता है कि मुझे पता हो सकता है कि वो कितने मिनट फैट पे फैल बैठा है, बैठेगा ही नहीं। हमारे यहाँ डिले होता ही नहीं था, हमारे यहाँ आरटीआई की एप्लीकेशन नहीं आती थी, डिले हो ही नहीं सकता। जब पब्लिक को पता है कि कौन व्यक्ति, देखिए ज्यादातर प्रॉब्लम वही, मैं वापस आ रहा हूं पेसिटी पर, है आपको पता नहीं है और मुझे पता है, इसी का पूरा खेल है, पूरा करप्शन इसी का खेल है। आप सबको पता दीजिए ना, पर्सनल मैटर को छोड़कर बाकी, मेरे विचार से पर्सनल और नेशनल सिक्योरिटी के मैटर को छोड़कर बाकी टोटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और मैं इसे थ्योरेटिकल नहीं कह रहा हूं, मैंने किया है अपने कार्यकाल में, और मेरा ये मानना है कि ट्रांसपेरेंसी से ही करप्शन दूर हो सकता है, और आज की तारीख में संभव है। आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकता था। आज टेक्नोलॉजी है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि इसको करती क्यों नहीं सरकार। जो भ्रष्टाचार की बात करती है, वो ईडी, सीबीआई, मैं कह रहा हूं आधा काम उनका अपने आप कम हो जाएगा जब सब चीज, देखिए सरकार कर रही है कई सारी चीजें। जीएसटी देख लीजिए, काफी हद तक ट्रांसपेरेंट है, उसको इनकम टैक्स से लिंक कर दिया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। तो इस पे हमें बैठ के चिंतन करना होगा कि सिस्टम को हम और कैसे परिष्कृत करें। देखिए, कोई किसी पास, ना मेरे पास है ना किसी पास फॉर्मूला है कि आज चुटकी बजाई हो कल से जीरो हो गया भ्रष्टाचार। हमें देखना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स ले लीजिए, आपको मालूम नहीं, आइडिया है नहीं, पहले इतना भ्रष्टाचार था इनकम टैक्स में। अब मुझे याद है एक चर्चा में मैंने कहा था कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर का थानेदारी होती है, उसका एसएससी है, उससे फिट है। अब आज की तारीख में तो एसएससी है ही नहीं, वो जनरल फाइल करता है, अलग उसका असेसमेंट होता है। इससे बड़ी क्या तो सरकार ने किया है। मेरा ये कहना है कि आपने कई जगह इतनी सक्सेस देखी है, तो आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे क्यों नहीं ले आते। आप हर जगह लाइए टेक्नोलॉजी, हर जगह लाइए ट्रांसपेरेंसी। होता क्या है, मैं अपने ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता, बाकी सबको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता है ना, सबको बनाना चाहता। मैं आपको दृष्टांत दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक बार कुमार मंगलम बिरला है, मुझसे मिलने आए, उनके 2 सीईओ साथ में थे, तो मेरे टेबल पर कोई फाइल नहीं थी। तो उन्होंने कहा, सर आई हैव नॉट सीन अ सेक्रेटरी टेबल, एडिशनल सेक्रेटरी टेबल विदाउट अ फाइल, हाउ डू यू डू दैट। हमने कहा, आई डोंट हैव एनी फाइल, वी डिजिटाइज्ड एवरीथिंग। हाउ, तो मैंने उसे समझाया। फिर वो अपने 2 सीईओ की तरफ घूमे, उन्होंने कहा कि हम लोग अपने ऑफिस में क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा, आप नहीं कर पाएंगे। तो क्यों? मैंने कहा, आई कैन अफोर्ड टू बी ट्रांसपेरेंट, यू कांट अफोर्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। आपने डायरेक्ट बोल दिया सर। भाई देखिए, हमें हर व्यक्ति की सीमा समझनी चाहिए। सही बात है, वो नहीं हो सकता, लेकिन सरकार को तो होना चाहिए भाई। सरकार को तो हर चीज, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, पर्सनल मैटर्स और नेशनल सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी दुनिया को पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। भ्रष्टाचार अपने आप सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा।
इट्स ओपेसिटी। और जो अगर मैं अधिकार में हूं तो मैं चाहूंगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, मैं अपने आप वैसे ही रखूं। क्यों, क्या है इससे थोड़े अधिकारियों की कमी हो जाएगी। मुझसे कई बार अक्सर मेरे साथी भी कहते थे, ये तुम क्या करते रहते हो, तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं काम करने के लिए, तो मेरा महत्व कम हो गया ना। तो हम इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। भाई मेरा महत्व तो दूसरी चीज में बनेगा ना। भाई आपने मुझे क्यों बुलाया आज पॉडकास्ट पे, या मैं रिटायरमेंट के बाद क्यों मुझे सब लोग बुलाते रहते हैं? अपनी वर्थ समझी। मैं तो अक्सर मजाक में कहता हूं कि आपकी असली वर्थ तुम रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ेगी। अभी तो आप क्योंकि वहां कुर्सी पे बैठे, सब कहेंगे साहब आपसे अच्छा अफसर ना आए ना आएगा। तो आपको डिसाइड करना है अपने जीवन में क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड। तो इसमें देखो, आप अगर लिखोगे मोस्ट करप्टेड आईएएस ऑफिसर तो उसमें 100 लोगों की लिस्ट आएगी, जिसमें पूजा सेंगल ईडी की केस चल रहा है, 2000 बैच पास आउट है। राजेश जी 2011 सीबीआई गन लाइसेंस के अंदर केस चल रहा है। नीरज यादव यूपी लैंड स्कैम चल रहा है। बाबुल अग्रवाल 5000 करोड़ का आईटी रेड का स्कैम चल रहा है, इसके अंदर शेल कंपनी बनाई। इसके बाद में टीओ सूरज लैंड ग्रैबिंग का मेज, वो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। बट मैं ये लिखता हूँ अभी रिसेंटली 2000 अभी कल परसों की न्यूज़ है 20 सितंबर 2024 की आई है कि डीजीपी आईपीएस ऑफिसर ने एसके सिंगल, उन्होंने मल्टी करोड़ रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है। पेपर लीक 2022 में वो पकड़े गए। तो क्या ये चीज नेता को, क्योंकि वो तो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो क्या ये इनकी बिल्कुल समझ से बाहर है कि हो रहा है नहीं हो रहा? बड़ा सिंपल है। इस समाज के ही ये सब अंग है, वहीं से आते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई अब अंग्रेज तो है नहीं यहाँ अधिकारी, है ना, सब वहीं से आते हैं। तो वहां का जो व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था, उसको भी वो सेवा में मिल जाते हैं। ये जो भी प्रकरण है जहां गड़बड़ हुआ है, हमें चर्चा ये करनी है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे ये हो ही ना। देखिए हम क्या करते हैं कि गड़बड़ हो गई, उस अधिकारी को बंद कर दिया। अब हम जाने कितने अधिकारियों को बंद कर चुके हैं, लेकिन गड़बड़ फिर भी चल रही। तो इसका मतलब हमें व्यवस्था देखनी पड़ेगी। इंडिविजुअल को जेल भेजने से कोई रुकता नहीं है ना। वो व्यवस्था आज की तारीख में बन सकती है। मैं बार बार ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी की इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर आप उस व्यवस्था को कैसे बनाइए, जैसे मैं, क्योंकि फिर व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं, जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी था कैबिनेट सेक्रेटरीट में, ये 2013 की बात बता रहा हूं, मुझे स्पेशली बुलाया गया, पिक किया गया एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को हेड करने के लिए। उस समय किया गया जब ये स्कैम्स हो रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 2G स्कैम, सब स्कैम्स हो रहे थे। तो अधिकारी कोई निर्णय नहीं लेते थे, और मुझसे कहा गया ये जो प्रोजेक्ट जितने अटके हुए इनकी क्लियरेंस कराओ। अब देखिए आप, और हर प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी थी, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। वो मेरे को दिया गया काम। अब किया कैसे, हमने एक व्यवस्था बनाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कि कोई भी इंडस्ट्री अगर उसकी कोई प्रॉब्लम गवर्नमेंट से है तो उस पोर्टल पे वो डालेंगे। अब देखिए टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग हो रहा है। वो जो उनकी प्रॉब्लम है एक डेजिग्नेटेड जॉइंट सेक्रेटरी को जाएगी जो मिनिस्ट्री का है, और उससे अपेक्षा है कि अपनी टिप्पणी वही पोर्टल पर डाले, कोई कागज नहीं। जब वो टिप्पणी डाल देता था तो हमारी ट्राइपार्टाइट मीटिंग होती थी। मैं जॉइंट सेक्रेटरी से कहता था कि तुम जो भी निर्णय लेना हो ले लो, रिजेक्ट करना हो कर दो, कारण लिखो, फाइल पे मत बैठ, सिर्फ इतना। आप देखिए 15 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट क्लियर हुए, और आज तक किसी सीबीआई और ईडी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थी। हर डिसीजन जो आता था, बिल्कुल आपको विश्वास नहीं होगा, मीटिंग के टाइम पे पोर्टल पर सीधे मिनट्स डिक्टेट होते थे। हो सकता है, मैं बार बार इस चीज को कह सकता हूं कि अगर मन चाहो, आपने एक प्रश्न किया ना, अगर वो चाहते नहीं, अब चाहते नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। होगा तो तभी, मतलब वो तो मैं नहीं कर सकता। मेरा ये कहना यह है कि जो चाहता है वो आज की तारीख में कर सकता है, और कर नहीं रहा है तो उसकी गलती है। 2G स्कैम के अंदर विनोद राय जी भी थे। 2G स्कैम में विनोद राय नहीं थे। विनोद राय उस समय CAG थे, उन्होंने इस पर रिपोर्ट दी थी 2G स्कैम जी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे 2G स्कैम मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया है, मैंने कोल वाला किया, क्योंकि मैं कोल सेक्रेटरी था। 2G तो मेरे पढ़ी पढ़ाई बात है, तो पढ़ी पढ़ाई पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। कोल में मेरे विचार से मैंने एक चैप्टर लिखा है, Where did विनोद गो रॉन्ग इन हिज राय एज CAG। ये मेरा चैप्टर है, और मेरा मानना है कि उन्हें कई गलतियां की उसमें, क्योंकि उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए वो ठीक नहीं थे। उदाहरण के तौर पर जो उन्होंने कहा कि इतना लॉस हुआ, उन्होंने नोशनल लॉस वर्क किया। लॉस कैसे होता है, रेवेन्यू क्या आ रहा है, खर्चा क्या आ रहा है, ठीक है ना। जो उन्होंने खर्चा का फिगर निकाला, उन्होंने एक एवरेज कॉस्ट ऑफ माइनिंग ले ली। अब जिसको अगर आपको थोड़ा आइडिया हो कि अगर कोयला बहुत डेप्थ से निकलेगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, ऊपर से निकलेगा कम निकलेगी, उन्होंने एक मान ली। आप एक मान सकते हैं, उनको करना चाहिए था हर माइन का अलग। उनके कैलकुलेशंस गलत है। मैंने कैलकुलेट करके बताया कि क्या उनकी गलती थी। उनको CAG के रूप में हर माइन की कॉस्ट देखनी चाहिए थी,
और देखना चाहिए था कि कितना उसमें ज़्यादा हुआ। तो पहले तो कैलकुलेशन गलत है। दूसरा, इससे बड़ी गलती उन्होंने की कि सीधे काम अपनी रिपोर्ट लिख के पीएस पार्लियामेंट को सबमिट कीजिए। आपको मीडिया पे जा जाके और इंटरव्यू दे देकर, या आपने क्या किया? आप खुद पॉपुलर होना चाहते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। आपको रिपोर्ट, भाई अधिकारी हैं, हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना करेंगे इसने गड़बड़ की उसने गड़बड़ की। ये उन्होंने गलत काम किया, उससे माहौल ऐसा बन गया कि लोगों ने निर्णय लेने बंद कर दिए। मैं तो स्कूल सेक्रेटरी बना था, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सही कहते थे कि साहब हम लिखेंगे, कल हमसे प्रश्न होगा। आप विश्वास कीजिए, कुछ फाइलों पर इनिशिएट मैंने किया रिकमेंडेशन एज सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे माहौल में फिर काम कैसे होगा? पूरा माहौल विशेट कर दिया। अब तो मैंने पढ़ा, ये तो ये मैंने नहीं देखा, मैंने व्यक्तिगत रूप से और फाइलें नहीं देखी कि 2G में सब छूट गए, सब छूट गए। तो इसका मतलब आपने अपना होमवर्क ही नहीं किया ठीक से। सो मेरा ये कहना है कि अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको डिटेल में जाके ऐसे करिए कि वो आदमी शुड बी नेल्ड और एक उदाहरण बना जा सके कि गड़बड़ किया है। फिर आप व्यवस्था को बताइए कि व्यवस्था कैसे सुधारे कि आगे ये प्रकरण आए ही ना। मेरे को 14 साल की जर्नी बताओ सर। आपने 14 साल की जर्नी में आपको कैसे कैसे लगा यार मेरे साथ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अब मैं इसको कैसे संभालूंगा? देखिए, शुरू से ही ऐसा कुछ मुझे मौके मिले। आप फ्रेशर थे, मतलब आप जस्ट जब मैं आपने फ्रेशर 14 था, रैंक मैं पाई। आपको एक वाकया बताता हूँ कि मैं SDM हरदोई था, नया पहली पोस्टिंग, और एज लक वुड हैव इट इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया 1984 की बता रहा हूँ। उनका असैसिनेशन होने के बाद तो बिल्कुल गदर कट गया एकदम। रूलिंग पार्टी के विधायक और नेता वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की दुकानों को जला रहे थे और गड़बड़ कर रहे थे। तो मैं SDM था, मेरा काम था वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो अपने हिसाब से जो कर सकते थे कर रहे थे। तभी मुझे सूचना मिली कि एक उस डिस्ट्रिक्ट का विधायक है रूलिंग पार्टी का, जो बहुत ही पावरफुल है, वो इन दंगों के पीछे है, जो जला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मेरे पास एक डिलेमा था, मैं क्या करूं? वो इतना पावरफुल था, मेरे शुरू में समझ में नहीं आया मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूं ना लूं, है ना। वो डिलेमा था मेरे दिमाग में। अब होता तो मैं तुरंत कर देता, तब उस समय डिलेमा था, मैं करूं ना करूं। एक आध लोगों से बातचीत की, बोले अरे बड़ा पावरफुल है, आप क्यों? खैर मैंने डिसाइड किया मैं एक्शन लूंगा। तो मैंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का केस बनाया उसके अगेंस्ट, और उसमें DM जो है अधिकृत होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, तो मैंने फाइल भेज दी। अब उसको पता चल गया ये नया नया SDM आया, तो मेरे अगेंस्ट फाइल भेज दी। इसकी हिम्मत कैसे हुई फाइल भेजने की? तो चला गया लखनऊ, और लखनऊ जाके उसने हेडक्वार्टर में जाने क्या किया, मुझे तुरंत हेडक्वार्टर बुला लिया गया, मुझसे कहा गया आप आइए। तो बहुत दूर नहीं था, 1.5-2 घंटे की ड्राइव थी वहाँ से। मैं गया लखनऊ, जब सीनियर अफसर के कमरे में घुसा तो पहला उसका कमेंट ये था, अरे अनिल तुमने ये क्या कर दिया? तो मैं समझ तो गया था बैकग्राउंड क्या है। मैंने उनको बताया कि साहब ये कर रहा है और ये मेरे पास एविडेंस है। तो बोले तुमने किया तो ठीक है, लेकिन यार तुम्हारा अभी फ्यूचर है, बहुत करियर, तुम क्यों झगड़ा करते हो इनसे? अब देखिए, आपने मुझसे पूछा ना, ये क्राइसिस है कि वो कह रहा है मैं सही कह रहा हूं, फिर भी वो कह रहा है कि मत करो ये, ठीक है ना। मैंने कहा साहब वो तो आपको पता है, ठीक है। बोले नहीं यार, तुम फाइल वापस ले लो, ये तुम्हारे हित में है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग मी। तो मैंने कहा वो तो तीर निकल गया कमान से, अब वो DM अधिकारी है, वो मना कर दें, रिजेक्ट कर दें। साहब मैंने निर्णय तो लेना नहीं है। अब देखिए, वो कहता है नहीं है, तो अरे तुम अभी यंग हो यार, तुम्हारा बहुत करियर है। देखिए, हर किस्म के लोग होते हैं। मेरे दिमाग में जने क्या आया, मुझे अब इस समय में नहीं समझा सकता। मैंने कहा साहब वो तो हो गया हो, तो कन्वर्सेशन खत्म हो गया, मैं वापस आ गया जिले में। 24 घंटे में मेरा ट्रांसफर हो गया, 24 आवर्स में। 24 आवर्स। और जो ऑर्डर आया, मैं इतना उस दिन गुस्सा, मैंने कहा बताओ यार, मैंने तो सही काम किया, वो भी सही कह रहा है, मेरा ट्रांसफर कर दिया। आई वॉज वेरी अनहैप्पी। लेकिन मैंने जो जिले में काम किया था उस समय सब डिवीजन में, लोगों को काफ़ी पसंद आया। मुझे याद है कि जब 3-4 दिन बाद मैं अपना सामान वामान बांध के वहाँ से जा रहा था स्टेशन पे, ट्रेन पे, स्टेशन झकाझक भरा हुआ था लोगों से। लोगों के आंख में आंसू थे, क्यों जा रहे हैं? घर ट्रांसफर हो गया, बड़ा मैं दुखी था उस दिन। 7 साल बाद मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना, लखीमपुर खीरी, पड़ोसी जिले, वापस दूसरे जिले में। हाँ, दूसरे जिले में। SDM से प्रमोट हो गया था, DM बना मैं। तो जब मैं वहां बना तो मुझे बड़ा लाभ हुआ। मतलब वहां सब लोग जानते थे कि ये किसी को सुनेगा नहीं, गड़बड़ करेगा अंदर कर देगा, ये रेपुटेशन पहुंच गई थी वहां पर। उस समय राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था। राइट, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद तो बाद में ढही, उस समय फेरी वेरी निकाल लेते। तो बाकी सब जिलों में कर्फ्यू था, लखीमपुर खीरी में हमें कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। वो इसलिए नहीं लगाना पड़ा
क्योंकि लोगों को पता था जो गड़बड़ करेगा कोई पार्टी का हो अंदर कर देंगे, क्योंकि हरदोई पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट था, वो रेपुटेशन मेरी पहुंच गई थी, बड़ा बढ़िया चल रहा था। बट अब देखिए किस्मत की बात है, एक मर्डर हो गया। मर्डर हुआ तो वहां जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था रूलिंग पार्टी का, उसने कहा हम तो जनाजा निकालेंगे इसका, फ्यूनरल प्रोसेशन। तो मैंने कहा यार तुम्हारी सरकार है, मैंने बात की उससे, तुम्हारी सरकार है, कम्युनल राइट हो जाएगा, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं साहब हम तो निकालेंगे। तो मैंने उसको बंद कर दिया। अब देखिए वहां तो मैंने सिर्फ फाइल भेजी थी, यहाँ मैंने बंद कर दिया उससे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को। मैंने वाइफ से कहा कि देखो भाई अब इसको बंद किया, अब ट्रांसफर तो होना ही है, हो सकता है सस्पेंशन भी हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट को बंद किया है। रात को 10 बजे चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह जी, उनका फोन आया, कलेक्टर साहब आपने ये क्या कर दिया? मैंने कहा साहब ये बैकग्राउंड है। नहीं उसको उनको छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने कहा साहब सरकार आपकी है, उसको छोड़ेंगे, वो फ्यूनरल पोजीशन निकालेंगे तो यहाँ राइट होगा साहब, सबकी बदनामी होगी। नहीं कोई तरीका निकालिए। मैंने कहा साहब आप उनसे बात कीजिए, कोई बात करे लखनऊ से, उनसे कहे कि साहब क्यों निकाल रहे हैं, मैं उनको छोड़ दूंगा। मालूम नहीं उन्हें क्या दिमाग में आया, उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो रात को मुझे कन्विंस हो गया सुबह तक मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सुबह मुझे फ़ोन आके बताया गया कि साहब वो अध्यक्ष जी ने तैयार हो गया फ्यूनरल पोजीशन नहीं निकालने के लिए। हो सकता है लखनऊ से किसी ने बात की, आई डोंट नो क्या होगा। मैंने उनको छोड़ दिया, मेरे व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, छोड़ दिया। 2 महीने बाद उसी चीफ मिनिस्टर ने, मुलायम सिंह जी ने, जो कि इतने नाराज थे मुझसे, मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ यूपी का अवार्ड दिया। तो तब मुझे समझ में आया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम करते रहो यार, मालूम नहीं रिजल्ट क्या होगा। वहां ट्रांसफर हो गया, अवार्ड मिल गया। तो देखिए मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि सर्कमस्टांसेस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो मुख्यमंत्री को करना करेंगे, जो विधायक को करना, मैं क्या कर लूंगा उसका? मुझे अपने आप पे नियंत्रण है। तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं देखिए जब मैं हरदोई से ट्रांसफर हुआ था तो मैं बहुत दुखी था। अब उसके करीब 10-12 साल बाद जब मैं सेक्रेटरी बना स्टेट में, मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था, तो हमारे एक मंत्री था बहुत ही भ्रष्ट था। जैसे कल्याण सिंह जी बहुत ऑनेस्ट थे, ऐसे भ्रष्ट मंत्री भी थे। उसका नाम ही 25% था, पहले ही ले लेता था एडवांस, बहुत बदमाश। तो उस दिन एक दिन उसने मुझे आदेश लिख के भेज दिया कि इस डिप्टी डायरेक्टर को आप सस्पेंड कर, बस 2 लाइन का ऑर्डर। अब मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा वो अधिकृत था, इलीगल ऑर्डर नहीं था, सस्पेंशन के लिए अधिकृत था। तो मैंने फ़ोन किया मंत्री को, मैंने कहा साहब आपने सस्पेंड करने को कहा है, क्या किया उसने? बोले मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा बड़ी छोटी चीज़ है, मैं कह दूंगा आपसे मिल लेगा, फोन कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया। तो मैंने उस अधिकारी के बारे में मालूम किया, तो उन्होंने कहा साहब बड़ा ईमानदार और बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर है। तो फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार तुम मिलने क्यों नहीं गए मंत्री जी से? वो बड़े नाराज़ हैं। बोले सर मैं कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहा है मैं नहीं मिल पाता हूँ। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 3 तरह के करप्शन होते हैं, नजराना, शुक्राना, जबराना। तो ये मंत्री जी कुछ नजराना चाहते थे, उसने बताया मेरे पास तो है नहीं देने को, मिल तो चुका हूँ मैं। अब देखिए मेरा डिलेमा, मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, इसको बचाऊँ कैसे अधिकारी को? और वहाँ तो लेजिटिमेट ऑर्डर है। तो मैंने नियम कानून देखे, उसमें एक नियम ये था कि अगर मैं मंत्री जी से असहमत हूँ तो फाइल मैं चीफ सेक्रेटरी के थ्रू रूट कर सकती हूँ। तो चीफ सेक्रेटरी बड़े बढ़िया आदमी थे, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, बात की, मैंने बताया बैकग्राउंड। बोले अनिल फाइल मुझे भेज दो फिर देखते हैं। तो मैंने फाइल भेज दी उनको, लिख के लंबा सा नोट, वो बैठ गया फाइल पर। अब मंत्री मुझसे पूछे कि क्या हुआ, मैंने कहा साहब चीफ सेक्रेटरी साहब फाइल गई हुई है। मेरा ख्याल 1-2 बार बात हुई होगी मेरी उनसे, उसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ, वो जाके चीफ मिनिस्टर से मिल लिए। चीफ मिनिस्टर से मिले तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो चीफ सेक्रेटरी बड़े अपसेट, मुझसे बुला के कहते हैं यार तुमने उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। तब तक देखिए मेरा नज़रिया ट्रांसफ़र के बारे में बदल चुका था। मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि साहब क्यों परेशान होते हैं, फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ, इट इज़ इनएविटेबल, जो होना है साहब उसके लिए परेशान क्या होना। और वैसे भी सर मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा ना, आप कहीं पोस्ट करेंगे मुझे, मैं मजा के गुनाह करूंगा, तो हंसने लगे वो, तो सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए मेरे नज़रिया ट्रांसफ़र का, जब पहली बार हरदोई में ट्रांसफ़र हुआ तो मेरा डिफरेंट था, मैं बड़ा अपसेट था कि मेरे साथ अन्याय हो गया, गलत हो गया। अब मैं इंडिफरेंट हो गया। तो ट्रांसफ़र की परिस्थिति जो थी वो थी, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया। मैं बार बार इसी चीज़ पे बल देता हूं कि मैं, कोई मुझे ट्रांसफ़र कर रहा उसके अधिकार को तो मैं छीन नहीं सकता, वो तो उसका अधिकार है ना, मैं अपने आप को तो परिवर्तित कर सकता हूं। तो परिस्थितियां जो हैं वो है, आप अपने आप को चेंज कीजिए। बट ये तो आप सिस्टम के साथ, मतलब मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल ये है सर कि आप ये बोल रहे हो कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, मैं ट्रांसफ़र जाके नई चीज़ें, नया जो भी नई परिस्थिति बनेगी उसमें मैं चेंजेस करूँगा। क्यों ना आप उस टाइम पे सिस्टम से लड़के उसी परिस्थिति में वहाँ रह के कि यार मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने गलत नहीं किया है, मैं यहीं रह के इसी को सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी आप इस परिस्थिति में ये बोलना चाह रहे हो कि जो पावरफुल है
वो आपको हमेशा दबाएगा। नहीं है, दबा कहाँ, मुझे जो काम करना था मैंने आगे किया। नहीं, बट आप देखो ना, आप इतनी पढ़ाई करते हो, आप 10 लाख लोग आज आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, उसमें से 180 लोगों की पोस्टिंग होती है, उसके बाद भी आप ये बोल रहे हो आज सर कि उस नेता ने, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, वो मेरा 24 घंटे में ट्रांसफर कर देता है, वो मेरा 7 दिन में ट्रांसफर कर देता है, एंड यू आर मेकिंग एन स्टेटमेंट कि ट्रांसफर इज लाइक ए डेथ। तो वो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया सर। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, बट वाई? आपको जीवन में कई सारी चीजें जिसका नियंत्रण नहीं, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कई सारी चीजें जो आप कर सकते हो वो फिर करेंगे। अगर आप वहां लड़ेंगे तो जो कर सकते हो वो नहीं करेंगे, आप लड़ते ही रहेंगे जीवन भर। तो आपको निर्धारित करना है जीवन में, आपको लड़ाई करनी है, काम करना है। अगर आपने सिविल सेवा ज्वाइन की है तो आपको काम करना है, लड़ाई नहीं करनी है। आपको अभी भी बहुत स्पेस है काम करने की। भाई अधिकारी उसका नेता का काम क्या है, ट्रांसफर ही तो कर देगा ना, दूसरी जगह जाके अच्छा काम कीजिए। कौन अच्छे काम से कौन रोक रहा है? मान लीजिए वैकल्पिक रूप में मैं उनसे लड़ाई लड़ने लगता हूँ, तो लड़ाई में जीवन निकल जाएगा। इससे लड़ूंगा, फिर कल उससे लड़ूंगा। हमें अपनी स्पेस देखनी है जहां मैं काम कर सकता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग समझते नहीं है, हम लोग योद्धा नहीं है। सिविल सर्वेंट इज नॉट एन वॉरियर, सिविल सर्वेंट हैज टू डिलीवर। आपको अपनी स्पेस बनानी है, उसमें डिलीवर करना है। अगर मैं लड़ता रहता तो तलवार ही भाजता रहता, मेरा काम नहीं है। देखिए, एक राइनल्ड नॉबोर का बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है जो अपने साथियों को बताता हूँ, वो बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन, एंड द विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उन परिस्थितियों से लड़ेंगे जिनको आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो जो आप कर सकते हैं उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। मेरा यह मानना है हर अधिकारी बहुत कुछ कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि जो नहीं कर सकता उसके लिए लड़े, या जो कर सकता है उसमें टाइम लगाए। टाइम तो उतना ही है, 24 घंटा। अब आपको निर्धारित करना है कि आप लड़ाई में निकाल दीजिए उसे करने में। उदाहरण के तौर पर अक्सर मुझसे कई अधिकारी कहते हैं, साहब मुझे नेता काम नहीं करने देता। हमने कहा, मैं मानता हूं, कितनी चीजों पे तुम्हें काम नहीं करने देता? 10%, 20%, 50%, बाकी जो परसेंट है वो कर रहा। तो वो ना देखकर हम कह रहे हैं नेता जो हमें काम नहीं करने देता। आप जो कर सकते हैं, मैं अक्सर कहता हूं इस चीज को, इफ यू कैन डू व्हाट यू कैन, दैट कैन विल ग्रो। भाई क्यों ऐसा हुआ कि यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी ने मुझे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बुलाया प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का हेड करने, जहां हर प्रोजेक्ट का जो वैल्यू थी वो 1000 करोड़ से ऊपर थी, उन्होंने बुलाया। उसके बाद जब सरकार चेंज हुई, क्यों नरेंद्र मोदी ने मुझे कोल सेक्रेटरी बनाया? ठीक है ना, क्यों बनाया? ये निर्णय तो उनका था। तो अगर आप अब ये स्थापित कर लें अपने करियर में कि जो कार्य आप कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो आप कार्य नहीं कर सकते उस पर लड़ाई कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत मेरा मत ये है कि उस पर बेकार टाइम वेस्ट करना बेकार है। हम रेवोल्यूशनरी तो है नहीं इस सर्विस में। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं, यार अगर रेवोल्यूशनरी हो तो झाड़ू उठा के पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। यहां हो तो एक सीमाएं हैं आपकी, उस सीमा में रहते हुए आपको काम करना है। उस सीमा को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, सीमा के बाहर आप जाके मत लड़िए, उस सीमा के तहत रहकर काम कीजिए, तो सीमा अपने आप बढ़ेगी धीरे धीरे। मेरा आपसे बस पूछने का यही मकसद था कि क्योंकि इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना मेहनत करके इस पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो आपने वो क्लियर कर दिया। वो आपने क्लियर कर दिया। ऐसा बड़ा सिंपल, हम मेहनत करके सेवा में आते, किसी पे एहसान नहीं करते। हम खुद चाहते हैं सेवा में आना। सर ये कहना कि मैं बड़ा मेहनत करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, नेता तो वैसे ही बैठ गया, ये गलत है नजरिया। ये नजरिया गलत है। वो भी कुछ ना कुछ करके आया है, तो हमें उसको इज्जत देनी है। हमें नहीं कहना कि हम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ है। कई लोग कहते हैं आप नेताओं के साथ कैसे काम करते हो तो पढ़े। अरे भाई, उसका अनुभव है, वो ग्रास रूट से आया है। ये शुरू में मुझे भी गलत फहमी थी। मेरी नेताओं से लड़ाई इसी बात पे होती थी। ये मालूम नहीं, जाहिल आदमी आगे मुझे समझा रहा है, सब गलत गड़बड़ करता है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया, दी पॉलिटिशियन ब्रिंग्स वैल्यू, उसको जमीन की पकड़ है, तो मुझे उसकी इज्जत करनी है। वो अगर गड़बड़ करेगा या गलत बात कहेगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये सामान्य धारणा कि हर नेता मैं माने, गलत है। ये मैंने धीरे धीरे समझा। शुरू में नहीं, शुरू में कोई नेता मेरे पास आता था तो बड़ा बायस होकर उससे बात करता था, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, इसका कोई एजेंडा होगा। मुझे समझ में आया कि वो भी वैसे ही जैसे हम हैं, वो भिन्न परिस्थिति में आए, भिन्न परिस्थिति। जो मैं बार बार एकोमोडेशन की बात करता हूं वो यही है। इट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज। आई एम रिकग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिटिशियन, ही ब्रिंग्स वैल्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमें रिकग्नाइज करना है। मैं फिर इस चीज को कह रहा हूं, अगर वो गलत काम कह रहा है बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि वो सब गलत कहता है? आप मान के चल रहे हैं कि वो आपको काम नहीं करने देता। उसकी अपनी भूमिका है। कुछ नेता गड़बड़ हैं, कुछ नेता अच्छे हैं। भाई देखिए, मैंने तो बड़े अच्छे नेताओं के साथ काम किया, वो गड़बड़ नेता के साथ भी काम किया। कल्याण सिंह जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब,
इतने बढ़िया नेता, ऑस्कर फर्नांडिस, अलग अलग पार्टी में अच्छे नेता थे, गड़बड़ भी थे जैसे मैंने बताया। अब ये मुझ पे निर्भर करता है कि उन नेताओं से मैं बेस्ट कैसे करा लूं। वो तो जो है, क्या मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं कल्याण सिंह जी साहब को चेंज कर सकता हूँ? मैं तो नहीं कर सकता। अपने आप को चेंज कर सकता हूँ कि उन व्यक्तियों से हम अच्छा काम कैसे करा लें। ये मेरी आर्ट है, वो आर्ट मुझे डेवलप